करने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो कि है टर्की वीजा। सो ऑब्वियसली गाइस, लाइक अगर आप लोग टर्की जाने का सोच रहे हैं या आप जाने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक वन स्टॉप गाइड की तरह काम करेगा। मैं हाल ही में टर्की गई हूँ और मैंने टर्की से रिलेटेड अपनी कुछ फोटोज एंड इंफॉर्मेटिव रील अपने इंस्टाग्राम हैंडल में भी शेयर किया है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं फ्यूचर में आपके लिए वीजा इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो प्लस ट्रैवल कंटेंट वीडियो आपके लिए लाती रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टर्की के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो टर्की है, इट इज अ कंट्री विच इज लाई बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास शेंजन वीजा है तो आप टर्की इजीली जा सकते हैं, क्योंकि चाहे आपके पास शेंजन वीजा हो या ना हो, आपको तो टर्की वीजा के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली टर्की वीजा दो टाइप के होते हैं। तो पहला जो टाइप होता है वो होता है ई वीजा एंड सेकेंड टाइप होता है स्टिकर वीजा। तो अब ई वीजा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ई वीजा होता क्या है। तो ई वीजा आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं थ्रू देयर वेबसाइट और साथ ही आपको विद इन लाइक 30 मिनट्स आपको आपका टर्की का ई वीजा मिल जाता है। बट ये ई वीजा के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? तो ई वीजा का रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट होल्डर अगर आप हैं, तो आपके पास कोई एग्जिस्टिंग वैलिड वीजा होना चाहिए, या तो यूएस का, या तो यूके का, या फिर शेंजन एरिया का। अगर आपके पास ये इन तीनों में से कोई एक भी वीजा है तो आप ई वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो उसका लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और ये जो वीजा ये बहुत इजीली आपको मिल जाता है। मेरा तो लाइक 5 मिनट में आ गया था, और इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी बहुत सिंपल है, ज्यादा स्टेप्स नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप उसे जरूर चेकआउट करें। अब बात करते हैं दूसरे टाइप वीजा की, जो कि है स्टिकर वीजा। तो जो टर्की का स्टिकर वीजा है वो क्या होता है? स्टिकर वीजा टर्की का वो होता है जैसे कि आप अपना शेंजन वीजा या कनाडा का वीजा जब भी आप लगवाते हो तो आपको आपके पासपोर्ट में प्रिंट होके मिलता है वो वीजा। तो सेम गोज विद टर्की का स्टिकर वीजा। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो भी जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको gatewayGlobe.com की वेबसाइट पर जाना है। अब गेटवे ग्लोब है क्या? तो बेसिकली गेटवे ग्लोब एक काइंड ऑफ एजेंसी है जो आपका वीजा प्रोसेस करती है टर्की एम्बेसी की ओर से। तो बेसिकली ये एक मिडल मैन समझ लीजिए, और यहाँ जाकर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, और फिर उसके बाद ये लोग आगे टर्की एम्बेसी में आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो पहुंचा देते हैं। एंड देन जब आपका वीजा लग जाता है तो यही आपको इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे आप एम्बेसी को डायरेक्ट रीच आउट नहीं कर सकते हो, तो यही लोग एज अ मिडलमैन हम लोगों की हेल्प करते हैं, जैसे कि सेम आपका वीएसएस करता है कनाडा या शेंजन वीजा के लिए। तो गेटवे ग्लोब भी वैसा ही एक एजेंसी है। सबसे पहले जब आप gatewayGlobe.com पे जाते हैं तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होता है चेकलिस्ट। अच्छा, चेकलिस्ट आप लोग क्यों डाउनलोड करेंगे तो वो भी जान लीजिए, क्योंकि यही वो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको लाइक गेटवे ग्लोब में सबमिट करने हैं। ऑल्दो मैं इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताऊंगी, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप चेकलिस्ट एक बार डाउनलोड कर लें, क्योंकि कभी कभार ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, एंड आई रियली डोंट वांट कि आपका जो भी टर्की वीजा है वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से रह जाए। तो चेकलिस्ट बिल्कुल से आप डाउनलोड कर लीजिए। सेकंड होता है जो स्टेप, वो है कि आपको अपने जो स्लॉट्स है वो बुक करना होता है अपॉइंटमेंट के लिए। लाइक आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है जहां आप जाएंगे उसी टाइम के अराउंड, और अपने सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो गेटवे ग्लोब में सबमिट करके आ जाएंगे। तो अब गेटवे ग्लोब का ये डॉक्यूमेंटेशन वाला जो ये वर्क है ये आपको ऑब्वियसली पहले से करके रखना पड़ेगा, और जैसे आपका ये अपॉइंटमेंट आता है आपको सिर्फ वो सबमिट करना है। तो डिफरेंट जगह में या सिटीज में इंडिया में इसके डेजिग्नेटेड प्लेसेस है, आपको सिर्फ वहां जाके सबमिट करना है।
अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन इसमें लगते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन का जो पार्ट है 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर रखा है। पहला जो मैं डॉक्यूमेंटेशन पार्ट 1 में डिस्कस करने वाली हूँ वो रहेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सैलरीड पर्सन या फिर एक एम्प्लॉयर या फिर एक फ्रीलांसर को चाहिए होते हैं। एंड जो सेकंड पार्ट रहेगा डॉक्यूमेंटेशन में, वो सेम टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट सेट होते हैं, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, बिजनेस ओनर हो या फिर फ्रीलांसर हो। तो डिस्कस करते हैं पहला अपना डॉक्यूमेंटेशन पार्ट 1। सबसे पहले मैं यहाँ पे सैलरीड पर्सन के लिए बताना चाहूंगी। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो सबसे पहले आपको जो जरूरत होगी वो एक एनओसी की होती है, जो कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, जो आपको लेना है अपनी कंपनी से। और मेक श्योर कि जब आप अपना एनओसी बनवा रहे हो तो आपका जो ऑफिस का स्टैंप है और जो भी डेजिग्नेटेड लोग होते हैं एचआर हो या को फाउंडर हो, छोटी कंपनी हो तो जनरली को फाउंडर भी कर देते हैं, या फिर आपका मैनेजर हो, कोई भी हो, साइन के साथ होना चाहिए। स्टैम्प और साइन दोनों होने चाहिए। एंड थर्डली, जो भी आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं आप अपना, तो वो कम से कम 6 मंथ का होना ही होना चाहिए। प्लस सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल अपने नेट बैंकिंग में जाते हैं और 6 महीने का निकाल लेते हैं, प्रिंट आउट कर लेते हैं। नहीं, आपको अपने बैंक में जाना है, रिक्वेस्ट करना है उनसे, और जो बैंक आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देता है उसमें जनरली जो बैंक होता है वो स्टैम्प एंड साइन करके देता है। तो आपको स्टैम्प और साइन करा हुआ बैंक स्टेटमेंट लगाना होगा। और जो चौथी चीज आपको चाहिए होती है वो होता है आपका पे स्लिप। पे स्लिप आप 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक लगा सकते हैं। तो ये था सैलरीड पर्सन के लिए। अब बात करते हैं बिजनेस ओनर या फिर फ्रीलांसर्स के लिए। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो ऑब्वियसली आपको अपने इनकम टैक्स और जीएसटी रिटर्न 3 से 5 साल तक का आप लगा सकते हैं। तो अगर आप सोचे कि 3 से 5 साल का क्यों, तो कई बार क्या होता है कि बिजनेस बहुत न्यू होते हैं, जो एम्बेसी होती है वो आप और भी पुराने इनकम टैक्स के रिटर्न और जीएसटी के रिटर्न मंगवा लेते हैं। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप एटलीस्ट 3 साल का तो बिल्कुल दें, और अगर आपके पास 5 साल का है तो वो भी आप लगा के दें फॉर एक्स्ट्रा श्योरिटी। और अगर आप एक फ्रीलांसर है तो ऑब्वियसली आप जो भी काम करते हैं उसका बिलिंग उठाते होंगे, या फिर इनवॉइसेस जो भी आपको मिले वो आपको सबमिट करनी है, चाहे वो बिलिंग हो या इनवॉइसेस हो, वो आपको लगाकर देनी है एम्बेसी में। और हाँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो एक बिजनेस ओनर या फिर एक फ्रीलांसर के लिए, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, बेसिकली उनके लिए होता है कि आपको अपना जो बैंक बैलेंस है वो अच्छा थोड़ा सा मेंटेन करके रखना होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन इसमें ऐसे नहीं होनी चाहिए कि अगर आपका अभी मन कर रहा है तो आपने अभी पैसे डलवा लिए। नहीं, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। अगर आप 6 महीने का दे रहे तो वो कॉन्टिन्यूटी आनी चाहिए, 6 महीनों में वो दिखनी चाहिए कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर जो बंदा है वो इतना कमाता है, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो बैंक बैलेंस आपका थोड़ा सा कॉन्टिन्यूटी में रहना चाहिए। और अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन पार्ट 2 की, जो कि एक सैलरीड पर्सन, एक बिजनेस ओनर और साथ ही एक फ्रीलांसर के लिए सेम होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेशन आती है, जब हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो उसमें आपकी फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग होती है। तो जब भी आप कभी ट्रैवल करें, इट्स नॉट लिमिटेड टू टर्की वीजा, आप जब भी किसी भी कंट्री में ट्रैवल करें तो मेक श्योर कि आपकी जो होटल बुकिंग या फिर फ्लाइट की बुकिंग हो वो रिफंडेबल होनी चाहिए। Why I am emphasizing on refundable? Because जो रिफंडेबल टिकट होती है उससे आपको कोई फाइनेंशियल लॉस फेस करने को नहीं मिलता है इन केस अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली गाइस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, जिससे आपको रिफंडेबल टिकट्स हो फ्लाइट की या फिर होटल बुकिंग हो, उससे आपको पीस ऑफ माइंड जरूर रहेगा। और सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। तो आप कभी भी इंडिया से बाहर जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पड़ता है, बट मैं यहाँ पर भी आपको कहूंगी कि आप
एक बार जो उनकी चेकलिस्ट है उसमें देख ले। जनरली ये जो होता है ये 30,000 to 50,000 यूरो के बीच में होता है, जो कि आपको हार्डली लाइक आप चेक कर सकते हैं पॉलिसी बाजार में या फिर कहीं और पर भी, जो आपको हार्डली लाइक 1200 या 1500 के रेंज में आपको मिल जाता है। बट हाँ, लाइक 1200-1500 में अगर आपको 30,000 यूरो से लेके 50,000 यूरो का लाइक कवर मिल रहा है ट्रैवल इंश्योरेंस में, इट्स अ वेरी गुड डील। तो ये आप पॉलिसी बाजार में जरूर चेकआउट करें। ऑल्सो इट्स नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार पॉलिसी बाजार में ही इसे चेकआउट करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको आपका जो भी पासपोर्ट साइज फोटो आप देते हैं एम्बेसी में, तो उसके लिए आप थोड़ा सा ये रखिएगा कि जो भी डायमेंशन मेंशन हो आपकी चेक लिस्ट में वो ही होनी चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि पासपोर्ट साइज फोटो है तो कोई सी भी डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता है। डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक फॉर टर्की वीजा राइट नाउ इट इज 2.5 इंच इंटू 2.5 इंच। मैं इसके लिए भी आपको यही बोलूंगी कि जब आप एक बार चेकलिस्ट डाउनलोड करें तो उसमें इसके डायमेंशन को जरूर चेकआउट करें। कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, तो मैंने जो अपना दिया था उसमें लाइक 2.5 इंच इंटू 2.5 इंच का ही है, तो मैंने उसी हिसाब से आपको बताया है। और जो चौथी चीज है, इसके बिना तो आपका लाइक ये वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट रहेगा, और वो है एक कवर लेटर। तो कवर लेटर होता क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो कवर लेटर बेसिकली एक काइंड ऑफ लेटर होता है जिसमें आप ये मतलब अपने बारे में थोड़ा सा बताते हैं, लाइक आई एम सो एंड सो पर्सन वर्किंग इन सो एंड सो कंपनी, जिसमें आप अपनी लाइक ट्रिप से रिलेटेड थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं। आप कितने तारीख से कितने तारीख तक वहां पर होंगे उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, प्लस आपका रीजन क्या है, आप क्यों विजिट कर रहे हैं उनकी कंट्री को, टूरिज्म के लिए कर रहे हैं या फिर आप विजिट वीजा में किसी को मिलने आए हुए हैं, तो काइंड ऑफ ये सारी डिटेल देनी होती है। तो ऑब्वियसली लाइक ये जब आप देते हैं ना कवर लेटर, इसके बिहाफ पे आपका जो लाइक एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अगर आप लोगों को कवर लेटर का फॉर्मेट देखना हो या पता करना हो कि क्या होता है या कैसे लिखा जाता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं एक अलग से वीडियो कवर लेटर के लिए ही बना दूंगी। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन लिखते हैं कि आपको देखना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं सभी चीजें इसमें वैसे तो इन्वॉल्व करना चाहूंगी। लाइक सैलरीड पर्सन के लिए डिफरेंट होता है, बिजनेस वालों के लिए डिफरेंट होता है, फ्रीलांसर्स के लिए डिफरेंट होता है। प्लस अगर आपका ले ऑफ हो चुका है तो उसके लिए भी डिफरेंट कवर लेटर ही बनता है। तो अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब ये सारी चीजें तो हो गई डॉक्यूमेंटेशन की। अब बात कर लेते हैं मिसलेनियस चीजों की। तो कई बार एम्बेसी आपको प्रूफ के लिए बोलती है कि आपकी आइडेंटिटी प्रूफ क्या है, तो उस केस में आप अपना आधार कार्ड हो या कोई भी लाइक पैन कार्ड हो वो सब डाल सकते हैं। बट ये कंपलसरी नहीं है कि आपसे हर बार ही पूछा जाएगा। कई बार पूछ लेते, कई बार नहीं पूछती है, तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन एम्बेसी कि लाइक वो आपसे पूछ भी सकती है, नहीं भी पूछ सकती है। सेकेंडली, अगर आप एक लाइक मैरिड कपल है तो और आप लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको वहां सबमिट करना पड़ेगा। तो ये कुछ मिसलेनियस चीजें थी जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप टर्की वीजा के लिए सोच रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड थी। इनके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म आपने डाउनलोड किया है उसको फिल करना है, और ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, ये सारी चीजें आपके पास फिजिकल फॉर्म में होनी चाहिए। सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगी, आप फिजिकल फॉर्म में ही इसे सबमिट कराते हैं। तो बस यही कुछ चीजें थी आपके टर्की वीजा के लिए जो कि जरूरी थी। एंड अगर आपकी और भी कोई क्वेरी होती है टर्की वीजा से रिलेटेड या किसी भी वीजा से रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई फ्रेंड अगर या आपका कोई रिलेटिव टर्की जाने का प्लान कर रहा हो तो उसके साथ ये वीडियो जरूर से शेयर करें। Thanks for watching my video. Keep exploring. Till then, bye bye.